जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि सब मुझे डर लग रहा है, 3 महीने रह गए हैं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप लोग अपने दिमाग को रिकॉल करते हैं ना कि मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें याद हैं जो मैंने पढ़ रखी हैं, तो बिल्कुल शून्य शून्य बटे सन्नाटा आता है। फिर आपको लगता है कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन डरिए मत, आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, सारी चीज बैठी हुई हैं, समय पर बाहर निकल के आएंगी। बस शर्त इतनी कि आप रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। समय पर एग्जाम टाइम पे निकल के खुद पे खुद सामने आएगी। हमें ऐसा लगता ही है। और यही असली मजा, दिमाग आपको कंफ्यूज कर देता है कि हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। टेंशन मत लो, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, अपने आप पर विश्वास रखो, प्रैक्टिस करते रहो। मॉडर्न हिस्ट्री का आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। यहां से बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखनी है और उसके जो बीच में क्वेश्चन के बीच में जो मैं बताता चलूं वो जरूर देखना है। वहां से आपको बहुत कुछ याद होता है। तो चलिए आज की क्लास गणेश जी के नाम पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है। इस समय आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल सही और अच्छी चीजों पर खर्च कीजिएगा अपना समय। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। ठीक है, पहले कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1886 में। दादा भाई नौरोजी, डीबीएन, दादा भाई नौरोजी ने बने। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। ड्रेन थ्योरी मतलब इन्होंने सबसे पहले, ये इतने समझदार इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि अंग्रेज किस तरीके से भारत के सारी जो धन संपत्ति है उसको लूट करके ले जा करके अपने घरों में, इंग्लैंड में ले जा करके भर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमारे देश से किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है अंग्रेजों ने, किस तरीके से यहां से लूट करके अपना खजाना भर रहे हैं। तो सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी सबसे पहले इन्होंने ही दी थी। किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने एक किताब भी उसके ऊपर लिखी थी। किताब का नाम क्या है वो आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और यहीं से आप अपना अवलोकन कीजिए कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप ठीक करेंगे। वहीं से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यही यही तरीका तैयारी चेक करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वो चीजें आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी करा करके, क्योंकि आपका समय भी कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा नहीं था? कौन नहीं जुड़ा हुआ था? एलन हॉकटेन ह्यूम। भाई ह्यूम ने तो बनाई थी। ए ओ ह्यूम, यही तो मेन पार्ट था। ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए 1885 में कांग्रेस क्यों बनी थी? जब बहुत सारा उबाल आ गया था ना हमारे देश में, सब लोग ये सोचते थे। अंग्रेजों ने क्या चीज सोची? उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई इस तरीके से तो प्रेशर कुकर की तरह फट जाएंगे किसी दिन। इनके भीतर प्रेशर बना हुआ है, इनकी बात रखने का कोई मंच नहीं है, इनकी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगी, इनका गुस्सा कैसे निकलेगा। तो उन्होंने एक मंच बनाया जिसको कांग्रेस नाम दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस मंच के थ्रू आप हमें प्रस्ताव भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे। आप अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बात यहां रखिए। ठीक है, तो उन्होंने मंच बनाया। उन्होंने सोचा कि ये धीरे धीरे गैस, जैसे कुकर में से गैस निकलती रहती है धीरे धीरे, तो प्रेशर नहीं बन पाता है। तो उसी तरीके से इन लोगों की भी गैस निकलती रहेगी, विचार निकलते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकलती रहेगी, तो ये फटेंगे नहीं। ये उनका एक आइडिया था। ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी। लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि उनसे आजादी छीन ली अंग्रेजों से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उसमें साथ नहीं थे, बाकी सब लोग, तीनों लोग उसमें अंग्रेजों कांग्रेस के गठन में साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में, कब? वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा नामक सुधार संघ की, ब्रह्म सभा 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा। देखिए जब ब्रह्मा जी जो थे राजा के कांटेक्ट में थे, तो यानी कि ब्रह्म सभा, राजा राम मोहन राय, ये याद रखना। गठन किस स्थान पर किया था? राजा राम मोहन राय ने गठन किस स्थान पर किया था? तो ये किया था इन्होंने कलकत्ता में, बॉम्बे में, पुणे में, मद्रास में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता में। कब किया था? कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में किया था। और इनका जो काम क्या था ना, काम क्या था कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में इन्होंने बहुत, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, इन्होंने बहुत काम किया इसमें यार, बहुत काम किया। और इन्होंने क्या क्या काम किया मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख करके, अगर आपको पता हो तो।
ठीक है, वैसे ये धार्मिक ब्रह्म सभा का कलकत्ता में इन्होंने इसका वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1925 की तारीख किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? भाई साहब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझना, याद हो जाएगी, छप जाएगी। एक ट्रेन थी, लखनऊ से काकोरी जा रही थी। अब जब काकोरी जा रही थी तो एचआरए एक संगठन था, एचआरए एक संगठन था। उनके एक उनके एक मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अब जब वो ट्रेन जा रही थी लखनऊ से काकोरी के लिए, तो उन्होंने उसमें क्या था, अंग्रेजों के जो हथियार थे ना, बंदूकें, वो गोला बारूद, वो सब जा रहा था। अब वो क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने क्या काम करा, कुछ साथियों का साथ में लिया। वो अहिंसा वहिंसा में कोई वो नहीं मानते, कोई अहिंसा से हमें वो लेना नहीं। उन्होंने ट्रेन को लूट लिया, ट्रेन में कूद गए भाई साहब। वो इतना करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उस टाइम पे, जब अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेज हर किसी को फांसी पर लटकाने के लिए तत्पर तैयार थे। तो वो कूद गए ट्रेन में बिना अपनी जान की परवाह करे कुछ साथियों के साथ में, और वहां से जितना भी एमुनेशन था अंग्रेजों का, जितनी भी गोली बारूद बंदूकें थी, सब लूट ली। कि भाई कहां लेकर के जा रहे हो बउआ, हमें दे करके जाओ, इसकी जरूरत तुमसे ज्यादा हमें है। तो उन्होंने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लूट ली। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, उन्होंने लूट ली। तो यही काकोरी ट्रेन डकैती, इसी का नाम होता है काकोरी ट्रेन डकैती। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। याद रखना कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में। ट्रेन ही लूट ली थी, आज पूरा अम्युनिशन ही लूट लिया था। अंग्रेज हक्के बक्के रह गए थे कि साला ऐसा हो कैसे गया हमारे होते हुए। उनकी नाक के नीचे से सारा एम्युनिशन निकाल करके ले गए थे। ठीक है, फिर बाद में इनका क्या हुआ क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई? हुआ यूं था, जब 1857 की क्रांति हो गई ना, तब अंग्रेजी क्राउन ने कहा बेटा सुनो इधर आओ, आपके बस की बात नहीं है कि अंग्रेज ये भारत के लोगों को संभाल पाओ, क्योंकि भारत में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, इतने लोग थे। और 1857 में बिल्कुल हमारा देश आजाद हो सकता था। 1857 में हमारा देश बिल्कुल आजाद हो जाता, पूरे देश में क्रांति फैल गई थी। लेकिन हमारे देश के कुछ जयचंद थे जो अंग्रेजों से जाकर के मिल गए, चाहे वो लोभ की वजह से, चाहे वो डर की वजह से, किसी भी वजह से अंग्रेजों से जाकर के मिल गए, और उन्होंने ही पूरे खेल पलट दिया 1857 में। वरना 1857 में हम आजाद हो चुके होते, 1857 में आजाद हो चुके होते, बस कुछ जयचंदों की वजह से। फिर उसने क्या किया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब इस पर हम कानून बनाएंगे, हम सारी चीजें हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। क्राउन ने कहा, इंग्लैंड के क्राउन ने कहा। तो ये उन्होंने फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, और उसकी जो जो क्राउन को हस्तांतरित की गई, जितनी भी भारत शासन करने की जो भी शक्ति थी, वो सब हस्तांतरित कर दी गई। किसको? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, हस्तांतरित कर दी गई किसमें? 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के माल्य मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1909 में माल्य मिंटो सुधार, शायद ये पहला भी क्वेश्चन आया था, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में कि इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। इसने विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल वृद्धि हुई भाई। और ये लाया ही इसलिए गया था कि मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया जाए, मोस्टली तो इसका यही था। और इन्होंने कांग्रेस को खुश करने की जो एक योजना बनाई कि चलो ठीक है कांग्रेस को लॉलीपॉप देते हैं, और ये सारी चीजें उन्होंने बढ़ाई। कांग्रेस मानी नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो ए, बी एंड सी, तीनों इसके सही आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारी चीजें आपको यही याद हो जाएगी, और ये भी याद हो गया होगा 1909 माल्य मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। ठीक है, देखिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा भी कुछ यहां से इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है, वैल्यूबल मैटर है ही नहीं, वैल्यूबल कुछ नहीं है, तो मत कीजिएगा। अगर लगे थोड़ा सा भी वैल्यूबल है, थोड़ी सी मुझे अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया था? ये किया था रेगुलेटिंग एक्ट। भाई अंग्रेज आए, उन्होंने अपना जो है व्यापार करना शुरू कर दिया। अब उनको लगा क्राउन को, भाई इस तरीके से तो ये व्यापार करेंगे, अपना झोली भरेंगे, आ जाएंगे, हमारा क्या। तो उन्होंने फिर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया कि हम रेगुलेट करेंगे कौन व्यापार किस तरीके से करेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, और इसी में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी में ही सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कहां की गई, ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे कहां की गई थी।
ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितनी तैयारी, यहीं से आकलन हो जाएगा, यहीं से आकलन हो जाएगा कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री कैसा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहीं से पता चल जाएगा कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री किस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए हुआ यूं था, एक चीजें सुनते रहिए, बस मजा लेते रहिए क्लास का, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में घुसा दूंगा चीजें। 1905 में, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का भाई विभाजन हो गया। बंगाल का क्या होगा, बंगाल का विभाजन हो गया भैया। और उस बंगाल के विभाजन में दो चीजें बनी, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, बन गए। अब पूरी बंगाल में क्या था, मुस्लिम लोग ज्यादा थे। कौन थे, मुस्लिम लोग बाहुल्य में थे। पूरी बंगाल में मुस्लिम लोगों का बाहुल्य था। अब इस बाहुल्य में वहां के जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारे अधिकारों को और हमारे हक को रख सके, हमारे बारे में अच्छा सोच सके, हमारे हितों को सुरक्षा कर सके। तब 1906 में तब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे आगा खां तृतीय। अब समझ में आई पूरी बात, ये मुस्लिम लीग क्यों बनी। आगा खां तृतीय उसके पहले अध्यक्ष बने थे, आगा खां तृतीय उसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु समिति का संस्थापक था। कौन था, बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, आत्माराम पांडुरंग थे। आत्मा लगा दी थी, अपनी जान लगा दी थी पूरी। जो बहिष्कृत लोग थे ना, जिसको बहिष्कार कर दिया जाता था लोगों द्वारा, उन लोगों के कल्याण के लिए किसने, आत्माराम पांडुरंग। हितकारिणी बहिष्कृत हितकारिणी सभा आत्माराम पांडुरंग ने, किसने, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, उन्होंने पूरी आत्मा लगा दी थी, पूरी जान लगा दी थी उनके लिए। अब याद हो जाएगा, अब तो नहीं भूलोगे, किसके लिए, जो बहिष्कृत लोग थे उनके लिए। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा आत्माराम पांडुरंग ने उन संस्थापक जो थे कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में किस घटना के कारण मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अभी मैंने बताया किस घटना के कारण मुस्लिम लीग का गठन हुआ, अभी अभी बताया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, किस, बंगाल विभाजन के कारण। किसके कारण, बंगाल विभाजन के कारण। किसके कारण, बंगाल विभाजन के कारण। नहीं भूलोगे, मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ, कब हुआ, इसके एक साल बाद ही तो हो गया था यार। 1900 ये हुआ था 1905 में और गठन हो गया था 1906 में, तो इसके एक साल बाद ही हो गया था। और क्यों हुआ था इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए, अब देखिए इनमें से केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर थे, स्वामी विवेकानंद थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। तो इसका जो सही आंसर क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर उसके संस्थापक थे। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था। पहला समाचार पत्र कौन सा था, बताइए मुझे, पहला समाचार पत्र कौन सा था, बताएंगे। कौन सा था, बंगाल गजट। कौन सा था, बंगाल गजट। बंगाल गजट कब हुआ, 1780 में। बंगाल गजट 1780 में बना, मतलब सबसे पहला बंगाल गजट। इसका जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इन्होंने पहला 1780 में। देखो उस टाइम पे जब किसी को ना खाने का सहूर ना पहनने का सहूर, इतने जो मानसिक तौर पे बहुत पीछे थे, बहुत लो लेवल था, उस टाइम पे उस बंदे ने 1780, कल्पना कीजिए 1780 में, के पहला समाचार पत्र प्रकाशित कर दिया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया। देखिए ऐसा था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो थे अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, बोस और गांधी, कौन, महात्मा गांधी, इन दोनों के विचार बिल्कुल, कार्य करने की शैली अलग थी। ये किसी और तरीके से सोचते थे, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही था कि हमें भारत की आजादी चाहिए, लेकिन दोनों के काम करने की शैली अलग थी। तो उससे महात्मा गांधी थोड़े से खफा थे, दोनों में मतभेद हो गया, मतभेद रहता था। अब चलो ठीक है, 1938 में आप अध्यक्ष बने, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी फिर से 1939 में अगले साल अध्यक्ष पद के लिए नामित हुए।
अब गांधी जी को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, अब इस तरीके से करेंगे तो इनका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा जनता पर जब ये अध्यक्ष बनेंगे। तो इन्होंने, गांधी जी ने क्या काम करके पट्टाभी सीतारामैया इनको उनके अगेंस्ट में उतार दिया, किसके, सुभाष चंद्र बोस जी के। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा थी, उनके तरीके को लोग ज्यादा पसंद करते थे, तो उन्होंने उसको फिर से अध्यक्ष बना दिया। कब बना दिया? 1939 में फिर से अध्यक्ष बना दिया। अब इसमें क्या उनके मतभेद और थोड़ा बढ़ गए यार गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस जी के। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि यार हमारे लिए आजादी सबसे पहले है, हमारे लिए मतभेद को साइड में रख करके, तो उन्होंने उससे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कि चलो ठीक है आपका, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था बनाई। क्या बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था का उन्होंने स्थापना कर दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इन्होंने, तो इसका जो सही आंसर क्या है? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितने प्रतिशत हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था? देखिए स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। अंग्रेज आए, बहुत सारा लैंड था भाई, इतना सारा फ्री लैंड था, उस टाइम तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, बहुत लैंड था। तो उस लैंड को कैसे वहां से लगान लिया जाए, कैसे टैक्स लिया जाए, तो अंग्रेज बहुत परेशान थे। तो उनको लगा कि भाई ये काम करते हैं कि जितना भी लैंड है, जो भी यहाँ जमींदार है ना, जो भी कौन है, जमींदार है, इनको दे देते हैं, इनको मालिक बना देते हैं यहाँ का। आप मालिक हो, बस हमें क्या काम करो, एक फिक्स अमाउंट या फिक्स टैक्स हमें देते जाओ, ठीक है, बाकी आप इस पर कुछ भी करो, आप इसके मालिक हो, हमें इसका फिक्स अमाउंट देते जाओ। तो उनका ठीक है भैया, लेकिन कितना अमाउंट? आप सुनकर चौंक जाओगे, इतना अमाउंट अंग्रेजों ने इतना नोचा है इंडियंस को, इतने, मतलब मान कर चलो सोने की चिड़िया थी ना, उसको लोहे की चिड़िया बना दी। बहुत सारा उन्होंने, बहुत मतलब लग्जरी लाइफ जीते थे, किसके पैसों पर? इंडियंस के पैसों पर। तो उन्होंने कहा 89%। कितना कहा? 89%। भाई साहब 89% बहुत होता है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, मुझे बताइए, किसने लागू किया, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, किसने लागू किया। तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने तैयारी में हैं। और ये पार्ट 2 है, ये सेट 2 है, सेट 1 करा चुका हूं पहले मैं, ठीक है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है, भाई जिसका कोई जनाधार नहीं और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि इसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? किसने कहा था? नव गोपाल मित्रा ने कहा था, अरविंदो घोष ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था अरविंदो घोष ने। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। उन्होंने कहा भाई छोटे से कुछ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करके ये सोचते कि आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गए, तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या विचार करो? कि पहला गोलमेज सम्मेलन, पाकिस्तान की घोषणा, पूना समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। बताइए इसमें से क्या, कौन सा पहला आएगा? देखिए सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 1930 में, ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, समझ में आई। फिर हुआ पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ, आप जानते हैं तो बताइएगा जरूर। पाकिस्तान की घोषणा 1934 में। तो फिर इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। इस तरीके से लगाना सीखिए और सारे क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं याद करा दूंगा। बस जो कहानी में सुनाता रहूं ना, उसको सुनते रहिए, मजा लेते रहिए, और यही मजा आपको बहुत सारे क्वेश्चन ठीक करा देगा। मजा भी लो, कहानी भी सुनो, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन भी ठीक करके आओ। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा यार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी। वीडी सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन के वो हिंदुओं के लिए जान भी देने के तैयार थे उसके लिए। और राष्ट्रवादी आंदोलन तो खैर वो बहुत अच्छे से करते थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया। देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। कैसे समझाता हूं। 1942 में
राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अब उस टाइम पे क्या था, वर्ल्ड वॉर टू का समय था 1942 में। अब इनका कहना यह था कि भाई हमें वर्ल्ड वॉर टू में इनका साथ देना चाहिए ब्रिटिशों का, क्योंकि जब हम इनका साथ देंगे तो ये हमें कुछ रियायतें जरूर देंगे इन मतलब रिटर्न में। लेकिन जो भारत के और नेता थे उनका मानना यह था कि जब वर्ल्ड वॉर टू में हम ठोकर खाए हुए बैठे हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सॉरी ठोकर खाए हुए बैठे हैं, हमारे कितने लोग मरे, हमारे कितने लोग गए वहां लड़ने के लिए, लेकिन हमें क्या मिला, लॉलीपॉप, कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। वर्ल्ड वॉर टू में भी उन्होंने कहा था, हम आजादी की बात तो की ही नहीं कि हम आजादी दे देंगे, उन्होंने कहा कुछ रियायत देंगे। तो सबने कहा नहीं नहीं, हम वर्ल्ड वॉर टू में अपने आदमी नहीं भेजेंगे। तो वीडी सावरकर ये भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं थे, उनको लगा कि भाई अगर हम इनका साथ देंगे तो ये हमें थोड़ा सा रियायत जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का बिल्कुल विरोध किया था, समर्थन नहीं किया, विरोध किया था, ठीक है, विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, जिसे आप आज बीएचयू बोलते हैं ना, बीएचयू की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, अनी बेसेंट ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, कब की? 1915 में की। कब की भाई साहब? 1915 में। कब की भाई साहब? 1915 में की। याद रहेगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध याद है कब हुआ, या आप मुझे बताएंगे? कब हुआ आप मुझे बताएंगे? तत्कालिक परिणाम क्या था? देखिए बक्सर के युद्ध में, बक्सर का ही वो युद्ध था जहां से अंग्रेजों को लगा साला अब तो हम कुछ जीत ही जाएंगे, पूरे भारत को जीत लेंगे। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। उसको बहुत अच्छा ज्ञान था युद्धों का, वो युद्ध जीत करके आता रहता, खूब युद्ध जीतता था। हेक्टर मुनरो का एक्सपीरियंस था, अच्छा ज्ञान था। अब हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट में कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय प्लस सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और कौन था? प्लस, और कौन था? और कौन था? मीर कासिम। और कौन था? मीर कासिम। अब ये तीनों भिड़ गए जी, इससे हेक्टर मुन्नो से भिड़ गए तीनों। अब हेक्टर मुन्नो तो भाई साहब ये युद्ध लड़ता रहता था, इसको तो एक्सपीरियंस था अच्छा खासा। ये तीनों हार गए, हेक्टर मुन्नो जीत गया। अब अंग्रेजों को लगा साला जब ये तीनों हमसे हार सकते हैं तो तीनों एक साथ आए तब हार गए, हम तो एक एक को सबको हरा देंगे इनको। तो वहां से उनका जो कॉन्फिडेंस इतना इतना बूस्टअप हो गया, फिर वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं जब तीन तीन वहां से हार गए। क्योंकि पहले तो उनको लग रहा था कि साला इस पे युद्ध करेंगे तो ये वाला आकर के हमें कूट देगा, इसको युद्ध करेंगे तो ये वाला आकर के पीछे से हमें कूट देगा। जब तीनों आकर के लड़े और तीनों हार गए तो उनको लगा अब कौन कूटने वाला है। जब ये तीनों हार गए तो एक एक को तो हम यूं हरा देंगे चुटकियों में। तब उनका इतना, फिर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और ये तबाही मचाते चले गए, पूरे इंडिया को इन्होंने घेर लिया, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम में तीनों थे। ये युद्ध कब हुआ ये आप मुझे बता दें। हेक्टर मुन्नो इसमें क्या हुआ था? विनर हुआ था। हेक्टर मुनरो इसमें विनर हुआ था और इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसका परिणाम क्या था कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन बी इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर, किसको? बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा पर कब्जा किसने किया था ये मुझे बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने, निनो दा कुना ने, वास्को डी गामा। ये चारों कौन है? ये चारों कौन है? गवर्नर है किसके? पुर्तगालियों के। चारों कौन है? गवर्नर है पुर्तगालियों के। इसका जो ऑप्शन है, गोवा को किसने जीता? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। गोवा को किसने जीता? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? 1688 में। कब किया गया था भैया? 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। कहां? मद्रास में। कहां? मद्रास में। अब नगर निगम किसको बोलते हैं? 5 लाख भैया, 5 लाख से ज्यादा जिसकी जनसंख्या होगी, 5 लाख से ज्यादा जिसकी जनसंख्या होगी वो नगर निगम में आ जाएगा। तो 1688 में सबसे पहला नगर निगम। क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस करते चलो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करो, यहां क्वेश्चन आकर के प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से मूल विधि के क्वेश्चंस भी हैं, उनकी प्लेलिस्ट है। पॉलिटी के क्वेश्चन है, उनकी प्लेलिस्ट है। ये आधुनिक भारत तो चल ही रहा है, आपके लिए इतनी सारी चीजें हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, भैया ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी में पुर्तगाली जब आ गए और पुर्तगालियों को ये लगा कि भाई यहाँ के जो जितना भी व्यापार है उन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ का जितना भी व्यापार है ना कहां से हो रहा है, वो हो रहा है पोर्ट से, बंदरगाह से। हम साला बंदरगाह पे ही कब्जा कर लेते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है, फिर हम टैक्स लेंगे, देंगे नहीं टैक्स लेंगे। और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई कि भाई जितने भी बंदरगाह हैं सब पे कब्जा करने की उन्होंने पॉलिसी बनाई कि कब्जा कर लो, ब्लू वाटर मतलब समुद्र, कब्जा कर लो। तो उनकी ये पॉलिसी, और उसके बाद ना सबको ही लगने लगा कि जिसकी नौसेना बहुत अच्छी होगी उसका व्यापार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पोर्ट पे नौसेना ही कब्जा करके रखेगी, उसको पोर्ट को सुरक्षित रखेगी। तो नौसेना सब अपनी नौसेना अच्छा करने में जुट गई, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अन्य कोई हो, चाहे देसी राजा कोई भी हो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? वास्को डी गामा ने, पेड्रो अल्बोरेस कैब्रल ने, या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने? किसने बनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। किसने? अल्मेडा। किसने बनाई थी? अल्मेडा। याद रहेगा ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की? ये शायद क्वेश्चन पहले भी आया था। देखिए इल्बर्ट एक अंग्रेज हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई जो जज है ना, जो न्यायाधीश हैं, उनमें हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। भारतीयों को और जो यूरोपियों के न्यायाधीश हैं मतभेद मत करो उसमें। पहले क्या था कि जो भारतीय थे उनको हक नहीं था यूरोपीय के जितने भी अपराधी थे उनकी सुनवाई करने का, वो तुच्छ मानते थे भारतीय जजों को, ये तुच्छ हैं, ये हमारी सुनवाई करेंगे। तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। तो इन्होंने कहा था कि भाई दोनों को समान स्टेज पर लेकर के आओ, दोनों समान स्तर के हैं, तो हमें इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यूरोपीय जितने भी लोग हैं उनके भी केस अब भारतीय भी सुन सकते हैं। तो उन्होंने एक बिल पेश किया इसके लिए और समानता लाने की कोशिश की, समानता लाने की मांग की, और इल्बर्ट का एक बिल लाया गया। लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी इस पर हो गई थी, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी इस पर हुई थी। ये इसका बाकी डिटेल में अगर चाहिए तो पिछली वीडियो मैंने दे रखा है, वहां जाकर के पढ़िए, वहां जाकर सुनिए, मजा आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? वेलेजली ने, विलियम बेंटिंग ने, डलहौजी ने, कर्जन ने? देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर ऑप्शन ए, बी या सी कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में, मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता? देखिए एक वुड साहब थे, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा से और उच्च शिक्षा तक पूरा रोड मैप बना करके तैयार दिया, और इतना बेहतरीन रोड मैप बना करके दिया था कि पूछो मत। उन्होंने क्या कहा था कि प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक, भैया उच्च शिक्षा तक का पूरा रोड मैप बना करके दिया उन्होंने कहा कि शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा, उनके जो लोकल जो शिक्षा है वो सारी चीजें उसमें समाहित करो। उन्होंने एक बात और कहा कि महिलाओं को भी शिक्षित होना पड़ेगा, महिलाओं को भी शिक्षा दो, महिलाओं को शिक्षित करो, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज शिक्षित होगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जितने भी कॉलेज हैं, भैया इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सबको इंग्लैंड के तर्ज पर तैयार करो, इंग्लैंड के तर्ज पर तैयार करो, इंग्लैंड के तर्ज पर तैयार करो, कि जैसे इंग्लैंड में तैयारी होती है, पढ़ाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ाओ, इंग्लैंड के तरीके से पढ़ाओ। तो उन्होंने पूरा रोड मैप बना करके दिया, इसी को मैग्ना कार्टा का मतलब बहुत विस्तारित रूप में उन्होंने बना करके दिया। चारों चहुमुखी विकास, मतलब चहुमुखी जो शिक्षा है वो मिल जानी चाहिए इंडियंस को, उन्होंने इस तरीके से बनाया। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड के डिस्पैच को कहा जाता है, वुड का डिस्पैच। ठीक है, बहुत सारे लोग मैकाले सोच रहे होंगे शुरू में, लेकिन मैकाले नहीं है। वुड का डिस्पैच मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? क्योंकि उसने सारी चीजें उसमें समाहित कर दी थी। उन्होंने कहा कॉलेज स्कूलों को ऐसा बनाओ जैसे इंग्लैंड में पढ़ाई होती है, इस तरीके से पढ़ाई करवाओ इंडियंस की, उनको अंग्रेजी की भी शिक्षा दो, उनकी महिलाओं को भी शिक्षित करो। ठीक है, तो उस तरीके से उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1901 में बंगाल में शांति निकेतन 1901 में नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1901 में। भाई इसमें देख लीजिए बंगाल का आदमी कौन है? बीजी तिलक महाराष्ट्रियन थे, रविंद्रनाथ टैगोर बंगालियन थे, महात्मा गांधी गुजराती थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, नाम से याद करें रविंद्रनाथ टैगोर। इसी में अगर एग्जाम में 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी आपका बंगाली आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तब है जब बंगाली केवल एक ऑप्शन हो, लेकिन कई ऑप्शन है तो फिर याद रखना पड़ेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर है। कौन है? 1901 में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में की थी।
थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली सत्ता का, देखिए वास्को डी गामा सबसे पहला आया, कौन था? पहला वायसराय कौन था भैया? पहला वायसराय कौन था? वास्को डी गामा, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये संस्थापक, वास्तविक जो संस्थापक था वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये वास्तविक संस्थापक क्यों था? क्योंकि इसने व्यापार को बढ़ाया। ये किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। व्यापार को बढ़ाया, कोठियां स्थापित की, फैक्ट्रियां स्थापित की, तो इसी वास्तविक संस्थापक इसको इसलिए माना जाता है। तो किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी ने बहुत सारे काम किए, तभी जो पुर्तगाली थे मतलब वहां पैर जमाए उन लोगों ने इसी के काल में, तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता है? आपने एक चीज सुनी थी, लाल प्लस बाल प्लस पाल, लाल बाल पाल, ये कौन थे? गरम दल के नेता थे। कौन थे? गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। लाल मतलब बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। विपिन चंद्र पाल, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष भी गरम दल के नेता थे, अरविंद घोष भी गरम दल के नेता थे। नरम दल के कौन थे? फिरोज शाह मेहता। अब कैसे भैया? मेहता साहब हैं, थोड़े से पढ़े लिखे आदमी हैं, तो गरम दिमाग से काम नहीं लेते, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो मेहता साहब थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मेहता साहब पढ़े लिखे हैं, थोड़े नरम तरीके से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भैया प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? किन के बीच हुआ था? उसमें कौन जीता? ये आप मुझे बताएंगे। यही तो आपका टेस्ट होगा। आप अपने टेस्ट का यो नहीं देंगे, खुद में ही पता चल जाएगा आपको कि आप कितने पानी में, आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और तैयारी करने की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था कहां हुआ था? बंगाल में, अर्काट में, दिल्ली में? बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसको बहुत अच्छे समझिए। ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का शासक कौन था? देखिए ऐसा हुआ कि उस टाइम पे बंगाल में जो नवाब थे ना, उन्होंने क्या काम करा, वो अंग्रेजों से थोड़ा खफा थे। अंग्रेजों ने उनको परेशान कर रखा था, साला कभी कहीं हमला कर दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें, समझ में नहीं आ रहा इनका क्या करें यार। फोर्ट विलियम एक किला था, कौन सा था? फोर्ट विलियम किला किसने बनाया था? अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में बनाया था। अब उस किले में वो जाकर कभी भी धमकी दे के आ जाए नवाब को, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। तो नवाब ने सोचा साला इन्होंने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है यार, कुछ करना पड़ेगा। फोर्ट विलियम में पहुंच गए अपनी सेना को लेकर के। सेना थी रेज की, कोई दिक्कत थी नहीं। अब अंग्रेज तो कम थे, इनकी सेना ज्यादा थी। सेना लेकर के पहुंच गए फोर्ट विलियम में। एक कोठड़ी थी 10 बाई 10 की, कितने की? 10 बाई 10 की एक कोठड़ी थी। उस कोठड़ी में 145 लोग के करीब 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 145 लोगों को ठूस दिया। कैसे? जैसे जानवरों को ठूस देते हैं ना, जैसे भूसा भर के छोड़ देते हैं। आपने कभी भूसे की कोठड़ी देखी है? कभी गांव में जाओ तो देखना भूसे की कोठड़ी, भूसा कैसे भरा जाता है कोठड़ी में, दबा दबा के, कूट कूट के भरा जाता है। थोड़ी सी भी जगह उसमें जाने की, सांस लेने की नहीं होती है। तो भैया वहां जाकर के उनको सबको डाल दिया, ना सांस लेने की ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, ठीक है, ना लाइट है, ना प्रकाश है, कुछ भी, ना खाने पीने की व्यवस्था, कुछ नहीं, सबको ठूस दिया। अब ठूसने के बाद में जहां 10 लोग ढंग से ना रह पाए, वहां 145 लोगों को ठूस दिया जी। वहां पर कब्जा, उनको ठूस दिया, उनको खोला गया। खोलने के बाद में वहां से लगभग बहुत सारे लोग मर चुके थे, मैक्सिमम लोग मर चुके थे भैया, वहां के मैक्सिमम लोग मर चुके थे। इसी को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। उस टाइम पे नवाब कौन थे? ये महाशय थे। कौन थे? सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला महाशय थे। और घटना कब हुई थी? 1756 में। 1756 की बात थी। उस टाइम पे सिराजुद्दौला थे, तो इन्होंने ये सारा काम कर दिया। ये ब्लैक होल आकाश वाला नहीं है, ब्लैक होल कभी अंतरिक्ष में पहुंच जाओ, वो नहीं है। ये ब्लैक होल की घटनाएं बंगाल में हुई थी, और ये बंगाल में किस तरीके से हुई? इस तरीके से हुई। तो भाई साहब इनका भी रुक्का मच गया था, रोला मच गया था चारों तरफ के, भैया ब्लैक होल में इतना अंग्रेज उन्होंने ठूस दी, उसमें इतना अंग्रेज मर गए, सब जगह रोला रुक्का मच गया था इनका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप अगर यहाँ से बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको यही याद करा दिया जाता है। बस आप जो चीजें मैं बताता हूँ उसको सुना कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, कहानी सुनिए और तुरंत के तुरंत याद करिए। इससे बढ़िया और क्या है? इंटरेस्ट भी आ रहा है, कहानी भी सुननी जा रही है, याद भी हो रहा है। तो सारी चीजें
अलग बात है। लेकिन दोस्त 3 महीने काफ़ी हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर निश्चित हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय